हेलो स्टूडेंट्स। आज 25 अप्रैल 2020। सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग होमवर्क करके अवश्य दिखाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हो कल कुछ बच्चों ने सवाल बना के दिखाए थे, पूछे भी थे। आगे भी बच्चों आप ये तैयारी करते रहिए। 3 तारीख के बाद कभी भी 10th के बच्चों के लिए बचे हुए पेपर की स्कीम आ सकती है। और अन्य बच्चे जो अगली क्लास में गए हैं 9th से, वो भी अपना, मैं शुरुआत से चला हूँ अच्छी तरह से, इसीलिए आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, पूछते रहिए। कहीं पर नहीं आता है तो मैं आगे उस हिसाब से बढ़ूँगा। फिर आगे को जब स्कूल विद्यालय खुलेंगे तो हम इसको फिर दोबारा रिवाइज भी करेंगे। तो बच्चों, आज द्विघात समीकरणों के बारे में कल मैंने शुरू भी किया था, और आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि द्विघात समीकरणों को हल करने की क्या क्या विधियाँ होती हैं। द्विघात समीकरणों को हल करने की मुख्य रूप से 3 विधियाँ हमारे पास यहाँ पर हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि, नंबर 3 द्विघात सूत्र द्वारा श्रीधराचार्य ने जो सूत्र दिया था द्विघात समीकरण के लिए। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि की बात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो भी हमें द्विघात समीकरण दी हुई है उसको हल करते समय समीकरण के दाएं पक्ष की राशि को हमेशा हम पक्षांतर करके बाईं ओर ले आते हैं, जिससे कि दायां पक्ष शून्य हो जाना चाहिए। इसके बाद बाएं पक्ष के गुणनखंड करके प्रत्येक गुणनखंड को अलग अलग हम शून्य के बराबर रख देते हैं, जिससे हमारी जो अज्ञात राशि होती है, जो चर राशि होती है, उसका मान निकल जाता है। यही समीकरण के 2 हल होते हैं जो मूल कहलाते हैं समीकरण के। तो बच्चों, इसको समझाने के लिए मैं एक्सरसाइज 4.2 का पहले सवाल का पहला और तीसरा खंड आपको बताऊंगा। पहला खंड गुणनखंड आपने पहले भी किए हैं 9th में। ये दिया है मैं कि x² - 3x - 10 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, मतलब इसके मूल हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस समीकरण में बराबर के बाद दाएं पक्ष में 0 पहले से दिया हुआ है, तो पक्षांतर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर x² के आगे कोई गुणांक नहीं है, तो हम लास्ट में अचर पद को देखते हैं, अंत वाले वो -10 है। -10 के ऐसे 2 फैक्टर करते हैं हम, ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनको गुणा करके तो -10 आ जाए और ऐड करके x का जो गुणांक है -3 उसके बराबर आ जाए, ऐड करके जोड़ के, मतलब तो गुणा करके -10 लाना है। तो इसके फैक्टर हमने 5 × 2 कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम 5 माइनस का लेंगे, 2 प्लस का, क्योंकि हमें 20 में 3 जो है माइनस के लाने हैं, इसलिए बड़ा 20 में अगर माइनस का लाना है मध्य वाला x का गुणांक, तो बड़ी वाली संख्या को माइनस का लिया जाएगा। तो माइनस का 5 लिया और प्लस का 2 लिया, तो मध्य वाले पद को इन 2 गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। प्रथम और अंतिम वाले को ऐसे लिख देंगे। तो अगले लाइन में गए हम, x² 20 वाले को तोड़ दिया हमने, -5x + 2x, और अंतिम पद -10 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे 4 पद हो गए हैं। पहले और दूसरे में हमने कॉमन लिया x, ब्रैकेट में हमारा बच गया x - 5। तीसरे और चौथे में हमारा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x - 5 = 0। अब बच्चों, इन 2 पदों में x - 5 उभयनिष्ठ आ रहा है, ये ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को उभयनिष्ठ ले लिया x - 5, तो अगले ब्रैकेट में बच गया हमारा x + 2 = 0। तो ये 2 फैक्टर 0 के बराबर आ रहे हैं। पहले फैक्टर को हम 0 के बराबर रखेंगे, x - 5 = 0 रखने पर x बराबर 5, x + 2 बराबर 0 रखने पर x बराबर -2। तो ये बच्चों 2 हमारे मूल आ गए, 5 और -2, अर्थात हमारे ये जो हमने गुणनखंड विधि से हल कर लिया इस द्विघात समीकरण को और मूल प्राप्त कर लिया। इसी प्रश्न का तीसरा खंड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें अंडर रूट दिया हुआ है। थोड़ा अंडर रूट देखने में थोड़ा सा आप लोगों को कठिनाई लगती है, बड़ा सरल है, वही मेथड है। ये दिया है हमें समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसको हल करके, गुणनखंड विधि से हल करके इसके मूल हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर भी दायां पक्ष हमारा 0 पहले से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर x² का गुणांक जो है √2 है और अंतिम अचर पद 5 √2 है। सबसे पहले हम x² के गुणांक और अंतिम अचर पद को गुणा करके लिख लेंगे, कितना आ रहा है इनका गुणनफल।
√2 इंटू 5 √2, ये मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया 5 इंटू √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ 2 आ गया 10, 5 इंटू 2 10। अब 10 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनको ऐड करके मध्य वाले x के गुणांक के बराबर उनका योग आ जाए। तो 10 के गुणनखंड हमने कर दिए 5 इंटू 2, 5 + 2 7 हो जाएगा। 5 इंटू 2 करके मल्टीप्लिकेशन जो आएगा उनका 10 आ जाएगा। तो मध्य वाले पद को हम इन दो भागों में तोड़ देंगे 5x और 2x में। प्रथम पद √2x² + 5x + 2x + 5 √2। अब पहले और दूसरे में हमने कॉमन लिया, x आ रहा है कॉमन, तो अंतर बच गया √2x + 5। अब बच्चों यहाँ पर जो अब हमें यही ब्रैकेट यहाँ भी बचना चाहिए, तो इसके लिए हमने 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। मैंने नोट करके लिखा दिया इसमें। तो हमने 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया, क्योंकि √2 इंटू √4 होगा, √4 का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की जगह हमने √2 इंटू √2 लिखा, x को ऐसे लिख दिया + 5 √2 = 0। अब हम कॉमन ले सकते हैं इन दो तीसरे और चौथे पद में। x ब्रैकेट में √2x + 5, ये तो हमारा आया था, प्लस अब हमने तीसरे और चौथे में कॉमन लिया √2, फिर ब्रैकेट में वही बच जाएगा हमारा √2x + 5 = 0। फिर इस ओबेनिस्ट ब्रैकेट को हमने फिर बाहर ले लिया कॉमन, तो ये आ गया √2x + 5 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारा x + √2 = 0। ठीक, अब हम पहले ब्रैकेट को 0 रखेंगे, √2x + 5 = 0 रखने पर तो ये हमारा आ गया √2x = -5, तो x = -5/√2, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरे ब्रैकेट को 0 रखेंगे, x + √2 = 0, इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, तो ये x = -√2 आ गया। तो इस तरह से हमारे इस द्विघात समीकरण के दो मूल आ गए, -5/√2 और -√2। बच्चों अब इसी तरह से हमारे कथनों पर आधारित प्रश्न भी आएंगे। तो एक प्रश्न मैं 5वां भी यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग अन्य प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में मुझे हल करके दिखाएंगे, ग्रुप में शामिल होंगे जरूर। ठीक है, ये प्रश्न 5वां ले रहा हूँ मैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज है, तो आप समझ गए होंगे उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, लेकिन हमें आधार मालूम नहीं है। जब हमें आधार मालूम होता तो उससे हम 7 कम करके उसकी ऊंचाई निकाल सकते, तो हमें पहले आधार ही मानना पड़ेगा। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेमी, तो प्रश्नानुसार उसकी ऊंचाई उससे 7 कम है आधार से, तो x में से 7 कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो प्रश्नानुसार उसकी ऊंचाई बराबर x - 7 सेमी, जबकि समकोण त्रिभुज का कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेमी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम जानते हैं कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। यहाँ पर लंब की जगह ऊंचाई लिख दिया है, तो ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर किसके होगा, कर्ण के वर्ग के। अब इनके मान रख देते हैं यहाँ पर। ऊंचाई की जगह x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग माने x² = कर्ण 13 दिया है, 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में x - 7 का होल स्क्वायर, इसको हम a - b का होल स्क्वायर इस सर्वसमीकरण से हल करेंगे। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² जानते हैं आप। तो हमने इसको हल किया इस सर्वसमीकरण से, x² - 2 × 7 × x माने माइनस का 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 और प्लस दूसरा x² है ही हमारे पास लेफ्ट साइड में, बराबर 13 का स्क्वायर 169। अब हम 169 को पक्षांतर करके बाईं ओर ले आएंगे। बाईं ओर हमारे 2x² और x² जोड़ के 2x² हो गए, माइनस का 14x प्लस 49 और माइनस का 169 पक्षांतर हो गया बराबर 0। अब 2x² माइनस 14x माइनस का 120 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के 49 है माइनस के 169 है, = 0। अब हम दो सब में 2 का भाग जा रहा है भाई, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 2 से हम भाग दे देंगे सबको, बाईं तरफ के सभी पदों को बराबर 0 को भी 2 से भाग देंगे, 0 ही आएगा। तो यह आ गया x² - 7x - 60 = 0। अब -60 के हमें 2 फैक्टर करने हैं, अभी बताया मैंने गुणनखंड। 60 के फैक्टर 2 फैक्टर ऐसे जिससे कि बीच वाला पद 7 आ जाए, तो 12 × 5, लेकिन मल्टीप्लाई करके माइनस का 60 लाना है, एक प्लस होगा एक माइनस, 20 मध्य पद माइनस का लाना है तो बड़ा पद माइनस का लेंगे, माइनस का 12 और प्लस का 5, इन 2 गुणनखंडों में तोड़ देंगे बीच वाले पद को। तो पहला पद x² - 12x प्लस 5x - 60 = 0। पहले और दूसरों को कॉमन लो, x ब्रैकेट में बच गया x - 12 प्लस तीसरा और चौथे में कॉमन लिया प्लस का 5 ब्रैकेट में बच गया x - 12 = 0। फिर ये ब्रैकेट कॉमन आ जा रहा है,
एक्स माइनस 12 वाला ब्रैकेट कॉमन आया तो दूसरे ब्रैकेट में बच गया एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब पहले ब्रैकेट को 0 रख दो, एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रखने पर एक्स इज इक्वल टू 12। दूसरे ब्रैकेट को अगर 0 रखें तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखने पर एक्स इज इक्वल टू माइनस का 5 आएगा, जबकि हमने एक्स के माना था समकोण त्रिभुज का आधार हो या लंब हो, किसी त्रिभुज की भुजा हो, वो माइनस में नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इस मान को हम छोड़ देंगे। तो जो पहला आया हमारा एक्स इज इक्वल टू 12 वो हमारा आधार का मान हो जाएगा। इसलिए समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेमी तथा ऊंचाई बराबर एक्स माइनस 7 थी, एक्स इज 12 रख दिया, ऊंचाई बराबर 12 माइनस